हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आईजीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है जीवों में जनन। आज इसी के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है कुल हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारा एमसीक्यू सारा टाइप जो रहेगा सारा एमसीक्यू टाइप रहेगा, जिसमें कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो प्रीवियस ईयर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी करके देखते हैं। इसमें टॉप 100 हम लोग देखने वाले हैं। कितने देखने वाले हैं? टॉप 100 एमसीक्यू इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए हम लोग बारी बारी से करके चलते हैं क्वेश्चन में बिना टाइम लगाए। सबसे पहला क्वेश्चन, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? आम के फल में खाने वाला योग भाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन में बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति, तीसरा अंतः फल भित्ति, चौथा है इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, मध्य फल भित्ति। आम के खाने योग्य जो भाग होते हैं वो मध्य फल भित्ति होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? विभाजन किसमें होता है तो बताना है आपको। जैसे कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिका में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं यानी कि बाह्य निषेचन खोजना है। पक्षी, पक्षी में तो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, नहीं खोजना। मेढक, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, चलिए इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, इसमें से कौन अंडज है? बताना है चौथा क्वेश्चन में इनमें से कौन अंडज है। ऑप्शन ए एकिडना, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा एकिडना, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, सही ऑप्शन है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्न में इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होते हैं? कौन सा इसमें ऑप्शन है जो जीवन भर में एक ही बार पुष्पित होते हैं, दोबारा नहीं होते? ऑप्शन में बांस, और यही सही आंसर है हमारा। बांस जीवन भर में एक ही बार पुष्पित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन सा है बताना है। पहला है पराग, दूसरा ऑप्शन है अंड, तीसरा ए और बी दोनों, डी है इनमें युग्मनज, और यही हमारा सही आंसर है। युग्मनज जो है द्विगुणित होते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है पराग, ऑप्शन बी है हमारा लीची, ऑप्शन सी है जायज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, इनमें से कोई नहीं होगा। सबका बीज चोल ही खाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? अंड प्रजक कौन है निम्नांकित में से, ये चुनना है आपको। चलिए पढ़ते ऑप्शन। ऑप्शन है सांप, ये तो अंड प्रजक है ही। मगरमच्छ, ये भी है। मुर्गी, ये भी है। डी इनमें से कोई नहीं। अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? तो ये भी है, ये भी है। डी में इसमें ऑल होना चाहिए था, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? ऑल। अगर ऑल होता तो ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो ऑल कर लीजिएगा। सबका अंड प्रजक जंतु है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल को चुनना है। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? ऑप्शन ए हमारा सेब, ऑप्शन बी हमारा नाशपाती, ऑप्शन डी है काजू, काजू लिखा गया, ऑप्शन डी हमारा नारियल। तो इसका ऑप्शन हमारा जो नारियल है, ये हमारा सत्य फल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है? आज हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला सेब, आम, केला, इनमें से कौन है? मिथ्या फल कहने का मतलब एक झूठा फल, एक तरीके से कह सकते हैं। तो सेब हमारा झूठा फल होता है। झूठा फल कहने का मतलब ये पुष्प के द्वारा मतलब कि ये इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको झूठा फल कहते हैं, क्योंकि पुष्प से निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, द्युनिषेचन का परिणाम होता है। द्युनिषेचन का परिणाम क्या होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन पहला है बीजपत्र, ऑप्शन बी है बीजांडकाय, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष और ऑप्शन डी है भ्रूण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? भ्रूणपोष इसका हमारा सही आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पहला पढ़ते हैं मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी है एकांतरण, ऑप्शन सी है कायांतरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कायांतरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इनमें से कौन जो है ऑप्शन युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ठीक है, बताना है। ऑप्शन ए है अनिषेचित अंडा, ऑप्शन बी है एंटीपोडलस, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका, ऑप्शन डी है
द्वितीयक केंद्रक, ये हमारा सही आंसर है। द्वितीयक केंद्रक ये क्या कहता है, संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन है पहला है n, दूसरा है 2n, तीसरा है 3n, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो हमारा जो ऑप्शन ए सी है बिल्कुल सही है, 3n होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3n के फॉर्मूला। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। सिंपल सा बाह्य निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया गया बाह्य निषेचन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, जल माध्यम से निषेचन होता है। इस किसमें बताना है कि जल माध्यम से निषेचन होता है। शैवाल में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में, कि इनमें से सभी में। तो हम लोग जानते हैं कि शैवाल में जो है क्या होता है, जल माध्यम से निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन हमारा डी है, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, सभी रूप से क्या हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किधर गया, निम्न में से कौन एक लिंगी, इसमें से एक लिंगी बताना है। सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हो कि पपीता जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर, ये एक लिंगी होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप कहने का मतलब कि जो एक लिंगी है वो ढूंढना है। तो उभयलिंगी मतलब दोनों लिंगों से उपस्थित है। सरसों दो लिंग, तो मक्का दो लिंग, उड़द भी दो लिंगी, पपीता हमारा एक लिंग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 है, SO2 प्रदूषक का सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक सूचक कौन है। ऐसे प्रदूषक सूचक हमारा लाइक नहीं होता, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। प्रदूषक सूचक इसको कहते हैं, ये वैसे जगह पर होता है जहाँ पे प्रदूषण ना के बराबर बहुत कम हो, वहीं पे ये लाइकन होता है, लाइकेन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि जैसे नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक जैसे शुक्राणु अंडाणु, तो उसमें 23 होते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, युग्मक में पूछा है, ठीक है, मानव में नहीं। ठीक है, तो वैसे रहता तो 46 हो जाता। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अंड प्रजक है, कौन है अंड प्रजक, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, उपयुक्त से सही। इसका ऑप्शन हमारा जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुल जाओ। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या है, क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। तो इसका सही आंसर हमारा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में तो संतति की उत्पत्ति दो के कारण होती है, एक अकेले नहीं होता। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन है वो किसमें होता है। पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला है ईस्ट, इसमें तो होता ही है। पेरामीशन, पेरामीशन में नहीं होता। पेनिसिलिन इसमें भी नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, मुकुलन द्वारा इसमें क्या होता है, जनन होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना बताना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, उपयुग्म में से सभी। ठीक है, तो ये हमारा युग्मज जो है द्विगुणित संरचना, इसको VVI समझ लीजिए। 2016 में दोनों सेट में आया है, 2017 में भी दो सेट में आया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान किसका है ये बताना है। पहला है स्वपरागन, दूसरा है हमारा पर परागन, तीसरा है कायिक प्रवर्धन, डी है संक्रांति। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी पर परागन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन इसमें अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, लैंगिक जनन, डी और ए और बी दोनों। ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन में देखिए अलैंगिक प्रजनन में कराया जाता है, असमान आनुवांशिक गुणों वाले पौधे में भी कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को तो बाह्य निषेचन कहते हैं, लेकिन ऐसे इसको इन विट्रो भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 29, 29 है हमारा, गर्भाशय में कॉपर टी के
एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ढूंढने की कॉपर की एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति के होने का मुख्य कारण क्या था? शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्ष्य कणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। यही इसका सही ऑप्शन है, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी हो जाती है 20 में। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी हमारा 400, ऑप्शन सी हमारा 40, ऑप्शन डी हमारा 365, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है 300 मतलब कि 400। बढ़ते अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र जो है वो किसमें होता है ये बताना। पहला ऑप्शन मनुष्य में, ऑप्शन बी बंदर में, ऑप्शन सी चिंपैंजी में, ऑप्शन डी वृक्ष में। तो ऋतुस्राव सभी में होता है, मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 32 है युग्मक जनन में होता है। युग्मक जनन में क्या होता है? नर युग्मक होता है, मादा युग्मक, तो दोनों होता है, नर एवं मादा युग्मक दोनों होता है। या नहीं होगा यहाँ पे देखो ऑप्शन सी और डी में युग्मक आएगा, इसमें या यानी कि या तो नर या तो मादा। लिखना जानते हैं युग्मक दोनों होता है, नर युग्मक भी होता है, मादा युग्मक, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा ए और बी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों। बढ़ते अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता को की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये तो एक लिंग करते हैं ऐसे। ऑप्शन ए हमारा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा समयुग्मकी, ऑप्शन बी उभय लिंगाश्री, ऑप्शन सी एक लिंगाश्री। तो ये एक लिंगाश्री बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। जब जीव या पौधे के शरीर के किसी भाग में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पुनः उस अंग का वापस निकलना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। किसी शरीर का किसी भाग का कट मतलब कि दोबारा से उसका रीजनरेशन होना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है, जिसको रीजनरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? कौन सा भाग द्विगुणित है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी हमारा पराग है, और ऑप्शन डी हमारा युग्मनज। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही है, युग्मनज। ये द्विगुणित होता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलकर संलयन को निषेचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जीन प्रकंद का एक उदाहरण। जीन प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? लहसुन जीन प्रकंद नहीं है, नींबू जीन प्रकंद नहीं है, अदरक जीन प्रकंद है। अदरक हमारा जीन प्रकंद है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन का भाग है। स्तनधारियों में निषेचन का भाग कहाँ होता है? निषेचन कहाँ पे होता है ये बताना है। अंडाशय में, वर्षा भाग में, गर्भाशय में, या फेलोपियन नली में। तो हम जानते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में ये क्या होता है? निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारा मक्खी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है, मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बिना निषेचन फल, बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाएगा। क्या है ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बहुबीजाणुता, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन मिल गया, अनिषेक फलन नहीं, अनिषेक जनन ही होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। पहला है 40 नंबर क्वेश्चन है जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? ठीक है, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु से, फफूंद से, पादप से, या ईस्ट से? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, जीवाणु से ही बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया? बंगाल का आतंक किसे कहा गया? तो हम लोग जानते हैं जलकुंभी को ही कहा गया है। ऑप्शन बी हमें हमारा दिख रहा है जलकुंभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठहरे हुए पानी में उगकर क्या कहता है? ऑक्सीजन खींच लेता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा है हाइड्रीला, तीसरा है कमल, चौथा है दानी। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि जलकुंभी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं? कि हम लोग जानते हैं। पहले तो ऑप्शन अदरक, केला, डहलिया, ब्राईफालम। ब्राईफालम बिल्कुल सही आंसर है। ये अभी हाल फिलहाल के रेलवे के क्वेश्चन में भी आया हुआ था। रेलवे जो टेक्नीशियन के एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए थे। ब्राईफालम एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? ठीक है, ये बताना तब क्या कहलाता है।
पढ़ते ऑप्शन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिका, मुकुलन। जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे, गैमेट मिलेंगे, तो वो लैंगिक जनन ही होगा, क्योंकि दो लैंगिक जनन में होता है कि दो युग्मक मिलता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? आंतरिक निषेचन नहीं होता, ये बताना, यानी कि बाह्य निषेचन होता है। पक्षी में तो आंतरिक निषेचन होता है, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता, बाह्य निषेचन होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें किसमें बहु का शाबिका चल बीजाणु पाया जाता है? बहु का शाबिका चल बीजाणु पाया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन पहला है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी है बुचेरिया, ऑप्शन डी सी है एस्पायरोगारा, ऑप्शन डी है कायरथी। बुचेरिया, बुचेरिया इसको भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीफ जीन पाया जाता है, किसमें नीफ जीन पाया जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। पेनिसिलियम में, राइजोबियम में, एस्परजिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में। तो ये राइजोबियम में पाया जाता है। राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाता है। पेड़ पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, इसीलिए उसको नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, जड़ के रूप में, जड़ों से उसके अंदर प्रवेश कराने के राइजोबियम जीवाणु काम आता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 48 कह रहा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है, यानी कि विभाजन जो होता है वो द्विखंडन किसमें होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, अमीबा में होता ही है। ऑप्शन बी पेरामीशियम, पेरामीशियम में होता है। जलकुंभी में नहीं होता है। ऑप्शन डी है अमीबा, पेरामीशियम, दोनों बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, जेल्यूल्स बनते हैं किसमें? स्पंज में, हाइड्रा में, ईस्ट में, या पेनिसिलियम में? किसमें बनते हैं? ये स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं, ठीक है, स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं। बढ़ते हैं हमारा हाफ सेंचुरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही जल्दी हम लोग कर दिए। पहला क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को ऐसे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, आप लोग को याद होगा, पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन बी जो कि मैच कर रहा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला 51। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता? पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता कौन? कंद काम आता है, भूस्तरी भी काम आता है, संकरण भी काम आता है, कोर्नीरिया नहीं काम आता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहेंगे, प्रजनन की इस विधि को क्या कहेंगे? जब दो भिन्न विभेद युग्मक संलयन करते थे, लैंगिक प्रजनन कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? 52 का ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन था 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, जीवाणु में कायिक प्रजनन होता है किसके द्वारा, किस विधि द्वारा, ये बताना है आपको। तो ये हमारा द्विविखंडन विधि, जो कि बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्य चक्र जिसको स्ट्रेस साइकिल कहते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? गाय में, भेड़ में, कुत्तों में, इनमें से सभी, इनमें से सभी में स्ट्रेस चक्र होता है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अंड जनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, या मादा जनन। सोचिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, तो इसका सही आंसर होगा, हम बता देते हैं, ऑप्शन ए अंड जनन। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को, विधि को अंड जनन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, शुक्राणु। तो पहला ऑप्शन है शुक्राणु जनन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, यह हमें बताना है। तो अलैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, आप लोग का टाइम ऐसे भी कीमती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, तो ये बताना है। मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, विभाजन द्वारा, डी इनमें से सभी। ये हमारा मुकुलन द्वारा होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन जो है निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़ में, स्तंभ में, पत्ती में, तीनों में। तो कायिक जनन बता दें, ये तीनों द्वारा होता है, जड़ से भी होता है, स्तंभ मतलब कि तना से भी होता है, पत्ती से भी होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा आता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा आता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे पत्तियां हैं, ऑप्शन बी हमारा स्तंभ, ऑप्शन सी हमारा जड़, ऑप्शन डी हमारा बी। तो ये हमारा बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्तंभ द्वारा यानी कि तना द्वारा क्या होता है, आलू में कायिक संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगला 60 क्वेश्चन नंबर है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंडजनन, ये अंडा बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये निकलने की प्रक्रिया है। दूसरा अंडोत्सर्ग, ये हमारा बिल्कुल उत्सर्ग हो सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसी महादेना। अगला क्वेश्चन नंबर 63, जंतु को शिशुओं को जन्म देते कहलाते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है वो क्या कहलाते हैं? तो ये तो जरायुज कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है, जीरोंटोलॉजी निम्न में किसका अध्ययन होता है? ठीक है, जीरोंटोलॉजी में से किसका अध्ययन है बताना है। ऑप्शन है पक्षी, पक्षी का अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी है ऐतिहासिक ऑस्टियोलॉजी, एजिंग, एजिंग है इसको हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता बताना है। ऑप्शन ए है मकड़ा, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है मधुमक्खी, ऑप्शन डी है केंचुआ। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी मधुमक्खी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मक में बताना है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 24 मत मार दे, 16 मत मार दे, इसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है 8। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चहुगुणित। ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या होंगे? किसी पुष्प के अंडाशय, अंडाशय क्या होंगे? ये द्विगुणित होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर में, परागकण में, तने के छोर में, परागकोश में, किसमें होंगे? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परागकोश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 69 में क्वेश्चन नंबर है 69, मधुमक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 34, 31। सही ऑप्शन ऑप्शन 12। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो विविपैरिटी होता है? वो विविपैरिटी ऐसे तो एक में होता है। ऑप्शन ए हमारा मुर्गी, ऑप्शन बी है प्लेटिपस, ऑप्शन सी है राइटल्स, ऑप्शन डी है गंडा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन अगला क्वेश्चन, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक उम्र हमारा ऑप्शन पढ़ते हैं 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष, ऑप्शन डी 140 वर्ष। ये सही है, सबसे अधिक वर्ष यही हो सकता है तोते का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी, द्विलिंगी पौधा कौन सा है? हम उभयलिंगी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, पपीते एक लिंगी है, खजूर भी एक लिंगी, नारियल द्विलिंगी होता है। 72 नारियल हमारा द्विलिंगी होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल कितने वर्ष का होता है? कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन जो है विखंडन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल्स, विखंडन द्वारा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, विखंडन द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण चुनना है इसमें से। ऑप्शन ए हमारा क्या? लहसुन, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी प्याज। तो ये ऑप्शन सी अदरक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकंद का ये उदाहरण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन 76 है कि मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, बंदर में, गाय में, मानव में, सभी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा कि कोनिडियन का निर्माण किसमें होता है? कोनिडियन का निर्माण किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेनिसिलिन में, ऑप्शन बी है स्पाइरोगायरा में, ऑप्शन सी है कारा में, डी है फर्न में। तो ये पेनिसिलिन में होता है कोनिडियन।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना क्या है? आलू में भाग लेने वाली संरचना क्या होती है? पहला अपस्थानिक जड़ें, ऑप्शन बी है तने की कक्षक कलिका, ऑप्शन सी है अंकुरणशील आंख कलिका, या वायवीय तना। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, अंकुरणशील आंख कलिका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में, निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? तो पक्षी सजीव प्रजक नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सुनते हैं, देखिए मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्गी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है घोंघा। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, द्विविखंडन एक प्रकार का है, द्विविखंडन एक प्रकार का है, क्या है ये बताना। कैसा जनन है? कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक, या अलैंगिक जनन होता है? कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा है, अनुन्मिलित परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है निश्चित रूप से? तो इसमें स्वपरागन होता है निश्चित रूप से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, गेहूं षडगुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे? तो युग्मक में गुणसूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितने गुणित है? षडगुणित, यानी कि 6। ठीक है, तो ये 42 को सिंपल सा 6 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 6 7 42, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना है आपको। ठीक है, मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या, ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 7। ऑप्शन सी हमारा 20 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नांकित में किसका पादप का अगुणित होता है? किसका पादप का अगुणित होता है? तो ऑप्शन ए है सवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी है इनमें से सभी उपयुक्त सभी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, सॉरी क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? ठीक है, जल माध्यम आवश्यक, किस पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है ये बताना है। शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, पुष्पवंती, सभी में जल माध्यम आवश्यक है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला 87 क्वेश्चन है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? वाहन निषेचन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 88, संवहन क्रिप्टोग्राम के प्रोथेलस में पुंमणु तथा अंडे भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है ये बताना है। जब संवहन क्रिप्टोग्राम्स के प्रोथेलस में पुंपाणु तथा अंडे भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं, अलग अलग समय पर, उसके फलस्वरूप क्या होता है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। पहला ऑप्शन, निषेचन की वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी है बंध्यता अधिक तेजी से होती है, गलत है। ज्ञात होता है कि पौधा असंग जनिक है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, स्वनिषेचन रुक जाता है। स्वनिषेचन क्या होता है? रुक जाता है। बढ़ता है अगला क्वेश्चन 89। क्वेश्चन नंबर 89 हमें कह रहा है, एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है, एंथ्रेसिस की परिघटना किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, ऑप्शन बी पराग का निर्माण, ऑप्शन सी है परागकश का विकास, ऑप्शन डी है पुष्प कलिका खुलना। पुष्प कलिका खुलना ही एंथ्रेसिस की परिघटना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। ऑप्शन है वांकिंग फर्न, बिल्कुल सही है। वांकिंग फर्न क्या है? पत्ती के अग्रभाग के द्वारा जनन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, वार्षिक फसली पौधों से जरायुजता अवांछनीय लक्षण क्यों हो जाते हैं ये आपको बताना। वार्षिक फसली पौधों से जरायुजता अवांछनीय लक्षण क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन ए है, यह पौधे का ओज कम कर देता है, समान परिस्थितियों में अगली ऋतु है तो बीजों का संग्रह नहीं किया जा सकता, यही सही आंसर है। सामान्य परिस्थिति में अगली ऋतु है तो बीजों का संग्रह नहीं किया जा सकता, खराब हो सकते हैं। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, आलू के कंद में आंखें होती है, आलू के कंद में आंखें होती है, पुष्प कलिकाएं होती है,
रोह कलिकाएं होती है, कक्षस्थ कलिकाएं होती है, मूल कलिकाएं होती है। तो ये हमारा कक्षस्थ कलिकाएं होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है हमारा, पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है, जिसमें ऑप्शन किसके द्वारा होता है? ऊपरी भूस्तारी द्वारा, भूस्तारिका द्वारा, प्रकंद द्वारा या अंतः भूस्तारी द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अंतः भूस्तारी द्वारा। बढ़ता है अगला क्वेश्चन, अदरक में कायिक जनन होता है। 24 क्वेश्चन है, अदरक में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? कलिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा या प्रकंद द्वारा। तो ये प्रकंद द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। गेमक द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है ये बताना। ऑप्शन है उच्च श्रेणी के पौधे में, ऑप्शन बी निम्न श्रेणी के पौधे में, ऑप्शन सी कुछ ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन डी स्तनियों में। ये कुछ ब्रायोफाइटा में गेमा प्रजनन, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा, सल्क कंद का उदाहरण है। सल्क कंद का उदाहरण कौन सा ये बताना। ऑप्शन है अदरक, ऑप्शन बी भूख घास, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी आलू। तो ये सल्क का उदाहरण क्या है? प्याज। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन उभयलिंगी है? इनमें से कौन उभयलिंगी ये बताना। तो ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी नींबू। नींबू भी एक लिंगी होता है, खजूर भी एक लिंगी होता है, पपीता भी एक लिंगी है, नारियल हमारा उभयलिंगी द्विलिंगी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो मुकुलन अलैंगिक प्रजनन से, लेयरिंग अलैंगिक है, बोना अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? अर्धसूत्रण कब होता है ये बताना है। युग्मक बनते समय, निषेचन बनते समय, ऑप्शन सी भ्रूणोद्भवन बनते समय या बीज में। तो ये युग्मक बनते समय क्या होते हैं? अर्धसूत्रण होता है उच्च श्रेणी के पौधे में। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। केंचुआ प्राणी है। केंचुआ कैसा प्राणी है? एक लिंगी, द्विलिंगी, आलिंगी, नपुंसक। तो ये हमारा द्विलिंगी प्राणी है। तो आज हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन देख लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 12 का। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर जीरो में जनन है ये चैप्टर। अब आप लोग का कल ही एग्जाम है, तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। आप एकदम आराम से बिना किसी टेंशन के एकदम निश्चिंत होकर के एग्जाम दें। आप लोग का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, हम यही प्रार्थना करते हैं। चलिए, चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे कल भी।